तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1872 में पास हुआ था। और ये एक्ट नंबर 9 है जो उस साल पास हुआ था। तो इसको आईसीए या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। 1872 में पास हुआ था और ये एक्ट नंबर 9 है जो उस साल के 1872 में पास हुए थे, उसमें से एक्ट नंबर 9 है। तो आइए हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। एक क्लास होगा और उसमें इस पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर किया जाएगा। तो the Indian Contract Act 1872 is the foundation legislation governing contractual relationships in India। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे उनको मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। The act provides a legal framework for the formation, performance and breach of contracts। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है या परफॉर्म हो रहा है या उस कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर रहा है या इलीगल चीज़ें हो रही है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया, जो कि 1872 में पास हुआ था। अब आते हैं कि ये कब बन के तैयार हुआ था। तो 25 अप्रैल 1872 को बन के तैयार हो चुका था। और कब से इफेक्ट हुआ था, तो वो हुआ था 1 सितंबर 1872। अब आते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या है। तो करंट स्कोप में हमारे पास सेक्शंस 1 से 75 है और दूसरा पार्ट में 124 टू 238 है। बीच में कुछ सेक्शंस हटा दिए गए हैं, तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसको दो भाग में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ 75 से लेकर 124 तक रिमूव हो चुके हैं और उसके लिए नया कानून बन चुका है, नया एक्ट बन चुका है, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। तो अभी हमें इसको फोकस करना होता है सेक्शन 1 से 75 तक और सेक्शन 124 से 238 तक। अब है एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा, मतलब कोई स्टेट पर्टिकुलर हटाया नहीं जाएगा, मतलब सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में क्या क्या चीज़ एसेंशियल्स चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो वो सब चीज़ें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एक जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले बनेगा, उसका क्या वैलिडिटी होगा, उसमें क्या कॉन्टिजेंट होगा, क्या परफॉर्मेंस होगा उसका, क्या डिस्चार्ज होगा, क्या ब्रीच हो सकता है और क्या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है। ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेशन से लेकर लास्ट तक जो ब्रीच होता है उसमें और क्या रेमेडी है, वो देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बनता कैसे है, तो उसके लिए जो एक प्रोसेस होता है वो यहाँ से यहाँ तक फॉलो होता है। तो जैसे अब एक ऑफ़र है, ऑफ़र मतलब किसी ने कुछ ऑफ़र दिया कि मैं अपना लैपटॉप 5,000 में देना चाहता हूँ, लोगे क्या? अगर सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर देता है, हाँ हाँ मुझे चाहिए, मैं खरीद लूँगा, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हो गया। अगर ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट, मतलब मेरे और उसके बीच में एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है। अब जैसे ही ये एक्सेप्टेंस बनता है वो बन जाता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस अगर हो गया तो वो एग्रीमेंट बना, और एग्रीमेंट में अगर क्रेडिबिलिटी हो जाता है प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब अगर किसी एग्रीमेंट में ये सेक्शन 10 जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अगर सेक्शन 10 के जो भी इसेंशियल्स पॉइंट्स है अगर वो कवर होते हैं उस एग्रीमेंट में, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मतलब आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, जैसे ऑफर दिया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, वो प्रॉमिस हो गया, ठीक है, प्रॉमिस होने अगर दोनों तरफ से एग्रीमेंट हो गया तो वो प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया। अगर वो एग्रीमेंट अगर कोर्ट में जा सकता है कि किसी ने अगर पीछे हट गया कि आपने लैपटॉप दे दिया और किसी ने पैसे नहीं दिए, या फिर उसने पैसे दे दिए उसे लैपटॉप नहीं मिला, तो अगर इस केस में अगर वो कोर्ट के पास जाके मदद मांग सकता है तो वो हो गया इन्फोर्सेबल, मतलब
कोर्ट का हेल्प मिल सकता है, लॉ का हेल्प मिल सकता है। अगर कानून का हेल्प अगर उसमें ले सकते हो तो उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं, जैसे अपने घर में कर लेते हैं कि ठीक है तुम एग्ज़ाम में पास हो गए तो तुम्हें बाइक दिला दूंगा, ये एग्रीमेंट हो गया। तो कोई इस चीज़ के लिए जो है कोर्ट में जाके बहस नहीं कर सकता है कि उसने बोला था ये कि मैं ये दूंगा तो वो। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस या मोरल। अगर इस टाइप के अगर एग्रीमेंट्स हैं जिसमें पैसे नहीं आते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर जो भी हमने अपना एग्रीमेंट लिया, रिलीजियस का जो भी एग्रीमेंट लिया, या फिर मॉडल जो भी है, या सोशल है, लगभग जिसमें सारे में पैसे नहीं आते, पैसे की बात नहीं होती, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि ऑफर क्या है और प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है। तो ऑफर जब दिए और सामने वाला एक्सेप्ट करता है उसको हम प्रॉमिस कहते हैं, और वो अगर दोनों तरफ से उसने एक्सेप्टेंस हो गया तो उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब कि उसमें अगर कानून हेल्प कर सकता है तुम्हारा, अगर कोई आदमी पीछे हटता है एक भी पार्टी, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जिस एग्रीमेंट में कानून का हेल्प ले सकते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, और जिस एग्रीमेंट में हम कानून का हेल्प नहीं ले सकते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इन सारे एग्रीमेंट्स में हम कानून का हेल्प नहीं ले सकते हैं, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बात होती है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ चैप्टर्स एंड सेक्शंस, जो कि हमारे चैप्टर्स जितने हैं और उसमें क्या क्या सेक्शंस बने हुए हैं वो हम एक समराइज्ड पढ़ते हैं। तो ओरिजिनली हमारे पास 266 था जो कि डिवाइडेड थे 11 चैप्टर्स में। तो बाद में 2 चैप्टर हट चुका है, 7 और 11। तो कुल मिला के हमारा 1 से 75 बचा था, और हमारा क्या बचा था, 124 से 238। लास्ट के 266 तक गायब हो गया, और बीच से 75 से 76 से 123 तक गायब है, क्योंकि उसकी जगह दूसरे कानून बन गए। वो अलग एक्ट, सेपरेट एक्ट बन गया, इसलिए यहाँ से डिलीट कर दिया गया। अब आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास पहले 266 थे और 11 चैप्टर थे। अब उसमें से जो बचा है, यहाँ से अब देख सकते हो कि किसी को हटा दिया गया है, 7th पार्ट को, तो उसके जगह आपका एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना था, इसको हटाने के बाद। तो अब सबसे पहले सेक्शन 1 और 2 में क्या है, प्रिलिमिनरी है, मतलब डिफिनेशंस है, टाइटल, एक्सटेंट, डिफिनेशंस। सेक्शन 2H में डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कब बनता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, वो सारी चीज़ें सब आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। अभी बस इतना देखना है कि हमारा जो पहला प्रिलिमिनरी है उसमें सेक्शन 1 तो है, और उस में हमारा डिफिनेशन, टाइटल, एक्सटेंट और ये सारी चीज़ें डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली डिफाइन है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल वो हो गया, जैसे मैंने बोला कि क्या मेरा लैपटॉप 5,000 में लोगे, उसे हम प्रपोजल करते हैं। और अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया तो हम बोलते हैं वो एक प्रॉमिस हो गया कि हाँ वो देगा और हम देंगे, तो एक प्रॉमिस हो गया, इसको हम एग्रीमेंट कहेंगे। सेक्शन 3 से 9 क्या करता है, डील्स विथ हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस। डील कैसे बनता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, और उसके ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 3 से 9 में। चैप्टर 2 जो है वो हमारा बताता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइड एग्रीमेंट्स क्या है, डिफाइन इसेंशियल एलिमेंट्स जैसे फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड वाइडेबल एग्रीमेंट्स। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर होता है। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, covers the contracts that depends on the happening or non happening of future events। तो इसको हम कॉन्टीजेंट कहते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 31 से 36 तक है। और ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, नॉन वाइडेबल है, ये है सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 30 तक। सेक्शन 10 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि सेक्शन 10 के जितने भी एसेंशियल पॉइंट्स है वो अगर एग्रीमेंट में पाया जाता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो वो क्या क्या है वो आगे पढ़ेंगे।
अब है चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कैसे परफॉर्म होगा एक कॉन्ट्रैक्ट, उसका टाइम, प्लेस, लायबिलिटी या जो भी चीज़ है वो इसमें कवर होता है, जो कि सेक्शन 37 से 67 तक है। अब आते हैं रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, डील्स विथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ। ये हमारा जो आता है वो है सेक्शन 68 से 72। अब आते हैं फिफ्थ वाले, सिक्स्थ पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके रेमेडीज क्या होंगे, वो इंक्लूडिंग डैमेजेस और क्या कंपेंसेशन होगा, वो 73 से 75। 75 के बाद वाला हमारा डिलीट हो गया, जो कि चैप्टर 7 था, सेल्स ऑफ गुड। इसके जगह हमारा सेल्स ऑफ एक्ट आ चुका है, जो 1930 में बना था। उसके बाद आता है एट्थ, चैप्टर 8, जो कि एडमनिटी एंड गारंटी पे बात करता है। रूल्स फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस। तो ये हमारा लॉस के ऊपर बताता है। ठीक है, और ये है हमारा 124 से 147 के बीच। चैप्टर 9 है बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, 148 से 181 रूल्स फॉर डिलीवरिंग गुड्स एंड स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो इसमें होता है सामान का जो हमें जमा कर देते हैं किसी के पास, तो वापस कैसे रिटर्न मिलेगा। जैसे हम किसी को पैसे के बदले सामान लेके रखे हैं, या किसी को सामान दिए उसके बदले पैसे लिए हैं कुछ दिन रखने के लिए, या फिर जब हम पैसे लौटा देंगे तो वो सामान कब लौटाएगा। तो उस सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पे बेलमेंट में बात करते हैं। एजेंसी हो गया आपका, एजेंसी हो गया मतलब किसी के बिहाफ पे जो काम करता है, तो उसके क्या रिलेशनशिप होंगे, और प्रिंसिपल एंड एजेंट। जैसे आप एक घर खरीदने गए तो आपके बिहाफ पे एजेंट जो है काम करता है, घर दिखाना, लेना, उसका पेपर तैयार कराना, सारा कुछ आपके बिहाफ पे काम करता है, तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो होगा। और लास्ट होता है पार्टनरशिप, जो कि ये हट चुका है 11th चैप्टर। इसके जगह जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ चुका है, जो 1932 में आया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वेजर की। यहाँ पे कुछ हिंदी टर्म्स भी लिखे हुए हैं, हिंदी टू इंग्लिश, जिनको समझने में आसान है, हिंदी वाले लोग के लिए इंग्लिश समझना और इंग्लिश के हिंदी के लिए। तो जैसे यूज कुछ कुछ टर्म्स होंगे, जैसे वेजर क्या होता है, तो दाव बाजी, किसी पे दाव लगाना, बाजी खेलना, या जो भी होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, क्षतिपूर्ण या मुआवजा जिसको कहते हैं। आइडेंटिटी हमारा एक प्रॉपर इसमें आएगा, प्रॉपर इसमें 8th चैप्टर में, वो पूरा इसी पे है, मतलब मुआवजा पे है। जो पैसे से लेन देन होगा यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। रूल्स फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस, मतलब कुछ लॉस हुआ है तो उसका मुआवजा कैसे मिलेगा, उसके रिलेटेड बात होती है आइडेंटिटी में। सिमिलर है कॉन्टीजेंट, जिस पे होता है प्रासंगिक या आकस्मिक, या मतलब जैसे कि आपने इंश्योरेंस खरीदा कि ये होगा तो आपको वो मिलेगा, उस टाइप से जो भी चीज़ें होंगी, इसका मतलब। क्वैसी मतलब लगभग, मतलब सिमिलर। ग्रेटिचियस मतलब निःशुल्क या मुफ्त। कोएर्सियन मतलब दबाव, जोर ज़बरदस्ती, किसी ने जोर ज़बरदस्ती करके कुछ पेपर एग्रीमेंट बनवा लिया, तो वो इसके अंदर आएगा कोएर्सियन के अंदर। ये इस्टॉपेल होता है किए गए वादे या कथन, जैसे आपने बोला कि मैं ये करूँगा और उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो वो अगर आप पीछे हट जा रहे हो तो वो आप पे ये लगेगा इस्टॉपेल। एग्रीमेंट आपका समझौता है, करार। कॉन्ट्रैक्ट हो गया अनुबंध या संहिता। एक्ट हो गया अधिनियम। सेक्शन हो गया धारा, ऑफेंस ऑफेंडर अपराधी। लायबिलिटीज देनदारियाँ। कॉन्सेंट मतलब सहमति। प्लेज मतलब आपका गिरवी रखना, बेसिकली यहाँ पे गिरवी रखने वाला यूज होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हिंदी इंग्लिश है, अगर ज़रूरत पड़ेगा इन चीज़ों का, जिनको नहीं पता है वो अपना सीख सकते हैं। अब आते हैं जो हमारा जितने भी सेक्शंस वाइज थे उसमें क्या क्या है, उसको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो भी है उनको देखते हैं यहाँ पे। जैसे सेक्शन 2A से लेके J तक है हमारा, परिभाषा है, मतलब डिफिनेशंस है। प्रपोजल, प्रॉमिस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही है लगभग यहाँ पे। सेक्शन जो कि हमारा चैप्टर 1 का है, भाग है, इसमें कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन रूल्स के बारे में बताया गया है। सेम हमारा
वो सारा चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था चैप्टर वाइज। जैसे क्वेश्चन किस में आता है, ये सारा सेक्शन वाइज हमारा सारा 16, 19, 20 सारा एक एक करके हमारा बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप एक एक करके शॉर्ट में पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे सेक्शन 10 हमारा क्या बताया था कि जो है इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़े थे कि जो एक एग्रीमेंट होगा अगर उसमें सेक्शन 10 की सारी चीज़ें अगर पाई जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर वही चीज़ बात किया जाए, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब पक्षों की क्षमता। सेक्शन 11 में बात किया गया है पक्षों की क्षमता, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो जो पार्टी है वो पार्टी बड़े होने चाहिए, जो जैसे 18 साल से ऊपर हो गया, और साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा सब कुछ काम कर सकता है, समझ सकता है, समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है चीज़ों को, और नॉट डिस्क्वालीफाइड, और वो लॉ से अगर डिस्क्वालीफाइड ना हो रखा हो तो उसको हम इसके अंदर मानेंगे। ठीक है, अब आता है कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। कंसेंट एंड फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 13 से 14 के बीच में। कंसेंट मतलब सहमति। अगर किसी ने ज़बरदस्ती आपको करा लिया है एग्रीमेंट साइन बंदूक लगा के कि भाई करो, तो वो कंसेंट के अंदर यहाँ आएगा कि उसने क्या स्वतंत्र तरीके से किया है या फिर किसी ने ज़बरदस्ती कराया गया, तो उसके सहमति से होना चाहिए। सिमिलर यहाँ पे है 15 क्वेश्चन, मतलब बलपूर्वक या धमकी के द्वारा या उसके द्वारा जो भी चीज़ फोर्सफुली अगर कोई भी चीज़ कराया जाता है तो वो ये होगा। अवॉइडेबल क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी के प्रभाव में आके आपने कुछ एग्रीमेंट या कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो इसके अंदर आएगा। फ्रॉड हमारा 17 सेक्शन 17 में आता है कि फ्रॉड अगर किसी ने किया है, जानबूझकर धोखा करके कुछ एग्रीमेंट बनवा लिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट इंटेंट, बिना कपट के गलत कथन, ये हमारा सेक्शन 18 में। 20 से 22 हमारा मिस्टेक है। मिस्टेक में हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जैसे वाइट मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। तो मतलब गलती से किसी को पता नहीं था और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या जो भी है तो वो उसके अंदर आएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन 23, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें लॉफुल है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कानून से रिलेटेड उसमें जो हमारे कानून में अलाउड है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी होगा। कानून से बाहर की चीज़ें होगी तो उसे इलीगल माना जाएगा। सो ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल। अब है एग्रीमेंट वाइड। एग्रीमेंट जो है वाइड कब होता है, वाइड मतलब ख़त्म करना या खोखला या उसको नल मानेंगे कि ये नहीं है एग्रीमेंट, शून्य समझौता, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। तो सेक्शन 24 से लेकर 30 तक है एक्सप्रेसली वाइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये आगे बात करेंगे सब चीज़ें क्या होती है। नो कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल का अभाव है, तो वो इस सेक्शन 25 में है, मतलब कि अब जैसे मैंने बात किया कि वो लैपटॉप देगा तो वो पैसे देगा, तो इसमें कुछ आदान प्रदान हो रहा है कुछ एक चीज़ का, तो वो कंसिडरेशन उसी को कहते हैं। कुछ एक रिटर्न में मिलना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि जो है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे कुछ ना मिले, तो कुछ ना कुछ उसे मिलेगा तभी उसको कंसिडरेशन में डालेंगे। प्रतिफल बिना समझौता शून्य हो जाता है, अगर आपको उस एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वो वाइड माना जाएगा, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सशर्त अनुबंध, मतलब कि आपने जैसे इंश्योरेंस लिया है कि ये घटेगा तो भी आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए वो सेक्शन 31 में है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं सेक्शन 32 से लेकर 36 तक, उसमें है रूल्स फॉर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, व्हेन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सिबल, वो कब इन्फोर्सिबल होगा उसके बारे में इसमें बात की गई है। सेक्शन 37 से 39 परफॉर्मेंस पे बात किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करेगा, ऑब्लिगेशंस क्या क्या लगा सकते हैं पार्टीज, वो है। अब है सेक्शन 40 से 45 जॉइंट प्रोमिसेस, दोनों तरफ से क्या प्रॉमिस हुआ है, जॉइंट लायबिलिटीज क्या है, राइट्स क्या हैं दोनों के, दोनों पार्टीज के। फिर है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कि वो कब कहाँ होना है,
उस कॉन्ट्रैक्ट के उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या टाइम पे परफॉर्म होना है, कि उसे बिना टाइम का है, एक प्लेस है कि किसी जगह पे जाकर परफॉर्म करना है। जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका सारा डिटेल्स और उसके रिगार्डिंग सारे क्लॉज इसमें लिखे हुए हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब 51 से 54 के बीच में म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, मतलब दोनों तरफ से इक्वल ऑब्लिगेशंस दायित्व होंगे अपने। ठीक है। फेल्योर ऑन परफॉर्म ऑन टाइम, तो इफेक्ट ऑफ डिले, इसके बारे डिटेल्स में इसमें पर दिया हुआ है। फ्रस्ट्रेशन ये हो गया। फ्रस्ट्रेशन 56 फ्रस्ट्रेशन ये हुआ कि अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कोई जैसे बिल्डिंग खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेट सपोज भूकंप आया और वो बिल्डिंग गिर गया, तब तो वो रहा ही नहीं, तो वो हो गया फ्रस्ट्रेशन के अंदर आएगा। इम्पॉसिबिलिटी मतलब अब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो घर को बेच सकता है क्योंकि घर तो गिर चुका है। तो एक्ट ऑफ गॉड के अगर होता है उसके हिसाब से तो वो सब वाइड माना जाएगा। अभी डिस्चार्ज, इसमें ऑल्ट्रेशन ये सारी कुछ चीज़ें आते हैं, मुक्त होना। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिलता जुलता हो गया। ऑब्लिगेशन विदाउट एग्रीमेंट, तो इसमें हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डैमेजेस, जो भी कंपेंसेशन होगा ब्रीच का वो इसके अंदर डिफाइंड है। पेनल्टी लिक्विडेटेड डैमेज, कंपेंसेशन विद पेनल्टी क्लॉज, इसके 74 में है। 75 में है डिसीजन डैमेजेस, कंपेंसेशन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब अनुबंध निरसित होने पर हानिपूर्ति। आइडेमनिटी प्रतिपूर्ति, मतलब जब कोई लॉस होता है, जैसे इंश्योरेंस में ही था, जैसे कुछ लॉस हो गया या फिर कुछ कहीं पर कुछ लॉस हो गया, तो उसका भरपाई कैसे होगा वो उसके लिए है। ठीक है। अब है गारंटी। गारंटी मतलब जमानत, तो ये हो गया कि श्योरिटी लायबिलिटी, जैसे कि अगर आपने एक लोन लिया है और डिफ़ॉल्ट में अपने फादर को डाल रखे हो कि अगर वो हम नहीं चुकाएं तो मेरे फादर एज ए गारंटी होंगे, तो लोन जब ख़त्म होगा तो वो लोन अगर तुम नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारे फादर के पास एज ए गारंटी जाएगा, तो वो है। एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, ठीक है। को एग्जिस्टेंस विद द प्रिंसिपल डेप्टर, ये उसी के रिलेटेड है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी उसी का है। जो श्योरिटी मतलब वही हुआ जो उसने गारंटी लिया कि मैं दूंगा, तो अगर वो नहीं दिया तो उसका लायबिलिटी बनता है, अगर वो नहीं हुआ तो लायबिलिटी जो नहीं करता है उसको भी, उसके ऊपर भी केस चलेगा। बेलमेंट हो गया डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर पर्पस, मतलब जैसे आप कुछ सामान किसी को ठीक करने दिए हो तो उसका अधिकार है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया और उसको है कि वो सही करके आपको वापस करेगा, क्योंकि आप बदले में कुछ नहीं लिए हो बट लेकिन वो उसको सही करके आपको सामान लौटाएगा। बेलीज ड्यूटी क्या है, रिटर्न ऑफ गुड कैसे रिटर्न होना है, ड्यूटी रिटर्न, वो सारे इन्हीं चीज़ें। प्लेज मतलब गिरवी, ठीक है, आपने कोई सामान गिरवी रखा है तो वो उसका सिक्योरिटी और वो सारा कुछ, बेलमेंट भी वही होता है। ठीक है। एजेंसी हो गया। एजेंसी, एजेंसी एक्ट्स फॉर द प्रिंसिपल, मतलब आपके बिहाफ पे जो एजेंट काम कर रहा है उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने और किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है लेकिन वो एजेंट आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, तो उसके क्या होंगे वो वन सेक्शन 182 में, 196 में रेटिफिकेशन, अप्रूवल ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ये सारे एजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये सारा चीज़ें लगभग सेम सब कुछ एजेंसी है। उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन आप डिटेल्स में अपना बेयर एक्ट में जाके पढ़ सकते हो। मेन मेन टॉपिक्स हम यहाँ सारा कवर करेंगे जो बेसिकली पूछा जाता है, ऑलमोस्ट वो सारा कवर हो जाएगा, बट डिटेल्स में क्या लिखा है वो सारा आप बेयर एक्ट्स में जाकर आराम से अपना पढ़ सकते हो। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो तो हमने समझ लिया कि जो है किसी ने एक प्रॉमिस किया कि मैं ये सामान दूंगा और उसने एक्सेप्ट कर दिया, किसी ने एक ऑफ़र दिया, ऑफ़र को सामने वाला एक्सेप्ट कर दिया तो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस को हम और दोनों तरफ से बोल दिया कि हाँ हाँ हम देंगे, तुम वो भी बोलेगा हाँ हाँ ठीक है हम देंगे, तो फिर वो एक्सेप्टेंस हो गया। और जब एक्सेप्टेंस में अगर अगर बात कोई भी मतलब एक पार्टी जैसे पीछे हट गया तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जाके कोर्ट में बोल सकते हो सर ये पीछे हट गया। अगर वो ऑप्शन है उस एग्रीमेंट में तो वो उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, मतलब जिसमें जिस एग्रीमेंट में कानून का हेल्प मिल सके उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है। बेसिकली तरह का तो कुछ ऐसा है नहीं बट इसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे है।
फिर बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी मतलब इसका वैलिडिटी क्या है, लॉ इसमें इनेबल होगा कि नहीं, लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर वो वैलिड वॉइड जो भी हमने देख रहे थे वो सब इसके अंदर आएगा ग्रुपिंग में। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मतलब जब परफॉर्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो वो कैसे परफॉर्म होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें। बेस्ड ऑन कंसिड्रेशन, कंसिड्रेशन मतलब उसके कुछ सामान का तो लेन देन होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन स्पेशल नेचर, ठीक है। स्पेशल नेचर में वो एडमिनिटी या फिर गारंटी बेलमेंट एजेंसी ये सारा जो भी बताएं वही सारी चीज़ें। तो बेसिकली हमें इतना ही पढ़ना होता है और इसी में सब कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 9 में हमारा डिफाइंड है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें दोनों तरफ से एग्रीमेंट होगा कि ये सारी चीज़ें हम देंगे तो आप दोगे, और फिर उसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि जिसमें लॉ इन्फोर्सेबल होगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ये दोनों इसमें क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ कि दोनों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, दोनों ने प्रॉमिस किया, एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जो उसमें हम एक्सप्रेस इसलिए मतलब जल्दी से दोनों बन गया। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मतलब कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती का एम्प्लॉय किया गया, ज़बरदस्ती मतलब अपने आप आपके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया और अपने आप वो आप अप्रूव मतलब एक्सेप्ट कर चुके हो, मतलब लिख के एक्सेप्ट नहीं करना है, बोल के नहीं करना, बट वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, वो सिनेरियो है जैसे आप एक बस में चढ़े, ठीक है, तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, अब आपको पैसा देना ही देना है क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। सेम वैसे ही है जैसे आप ट्रेन पे चले गए, ट्रेन पे चले तो आपको टिकट देना ही देना है वरना आपको फाइन लगेगा, जेल हो सकता है। तो एक वो वहाँ पे लॉ आ गया, तो वो इन्फोर्समेंट तो लगा ही लगा, लेकिन आपने कोई एक्सेप्ट तो नहीं किया था कि नहीं नहीं, उसने ऑफर तो नहीं किया कि हाँ भैया आओ चलो, तुम बोले नहीं नहीं ठीक है हम पैसा भी देंगे, तुमने ऐसा तो बोला नहीं, लेकिन वो इम्प्लाय हो गया आपके ऊपर, तो वो अपने आप इम्प्लाइड हो जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें वन मतलब एक तरफा होता है, ठीक है, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो कि किसी ने एक कंपनी ने लेट सपोज एक एडवर्टीजमेंट डाल दिया कि आप ऐसे ऐसे करोगे ऐसा कुछ होगा तो आपको ये मिलेगा। अब लाखों लोगों में किसी दो को मिला, कुछ वैसा हुआ उसके साथ, तो वो जाके क्लेम किया, तो कंपनी को उसको देना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाला एक्सेप्ट किया भी नहीं था, लेकिन अगर वो फुलफिल आ गया उसके जो भी उसने एड्स चलाया था तो उसको देना पड़ेगा, तो वो उस तरह से हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब एक तरफ से ऑफर दिया गया, सामने वाला ज़रूरी नहीं एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर वो सामने वाला अगर उस जो भी रूल्स और उसमें लिखा होगा एड्स में कि ये चीज़ फॉलो होगा तो आपको मिलेगा, तो अगर वो फॉलो कर लेता है तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्टेंस में चला गया। ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो आप वेबसाइट्स में देखते हो, एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, तो आप एक्सेप्ट करते हो मतलब वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ठीक है। अब आता है बेस्ड ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी मतलब लॉ जिसमें ऐड हो जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इलीगल है कि इलीगल, आप कोर्ट जा सकते हो। तो उसमें जो टाइप्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब हुआ जब दोनों तरफ से सही है, सब कुछ है, सेक्शन 10 के जो हमने बताया कि सारी एसेंशियल चीज़ फॉलो करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2G में डिफाइंड है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जो खोखला हो गया, नल हो गया, शून्य हो गया, मतलब अब उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कैसे कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक बंदा मर गया, तो वो वाइड हो गया क्योंकि वो पूरा हो ही नहीं सकता है। वाइडेबल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट सही है, सब कुछ सही है, बट वो एक तरफ वाला इलीगल है। अगर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरफ का तो वो वाइडेबल हो जाएगा, मतलब उसमें कानून नहीं आ सकता, मतलब एक तरफ सही है और दूसरा तरफ वाला पार्टी इलीगल है, ठीक है, तो वो वाइडेबल हो जाएगा, उस पर लॉ नहीं लग सकता है, ठीक है, तो उसे वाइडेबल कर देंगे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब फुल्ली इलीगल है, मतलब दोनों पार्टी का काम ही इलीगल है, जैसे किसी ने बोला कि तुम्हें 2 लाख देंगे, इसको मार दो जाके, फुल इलीगल है, तो इसको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें
लॉ का कुछ हेल्प ही नहीं ले सकते, वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एग्जीक्यूट हो चुका है, फुल्ली एग्जीक्यूटेड, 100% एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी कर चुका है, दूसरा पार्टी का काम बाकी है। लेट सपोज किसी ने लैपटॉप दे दिया, पैसा उसका देना बाकी है। यूनिलैटरल हो गया एक तरफा, बायलैटरल मतलब दो तरफा। बायलैटरल मतलब जैसे आपने एक घर खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है, तो दोनों बंदे बैठ के साइन किए, तो ये बायलैटरल दोनों तरफ से हो गया। यूनिलैटरल मतलब हो गया जो एग्जांपल हमने दिया, जैसे किसी ने कंपनी का एड्स चलाया कि जो है ये होगा तो हम आपको ये ना इतना इनाम देंगे, तो वो हो गया यूनिलैटरल। एक तरफ से ऑफर दिया गया, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा अगर वो फुलफिल कर लेता है क्राइटेरिया। सिमिलर एग्जांपल यूनिलैटरल का हो गया, जैसे किसी का कुत्ता खो गया, तो वो उसने एक एड लगा दिया कि जिसको भी मेरा कुत्ता मिलेगा उसको मैं 50,000 दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कुत्ता, अगर कुत्ता जिसको भी मिलता है वो वापस आके उससे क्लेम ले सकता है। तो ये हो गया बायलैटरल और यूनिलैटरल। अब बेस्ड है ऑन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब हुआ कि कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, अगर कुछ रिटर्न में नहीं है तो वो वाइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ तो कुछ मिलना चाहिए ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट। अगर घर खरीद रहे हो तो घर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तुम पैसे दोगे घर मिलेगा। इंश्योरेंस में भी क्या है कि ये कुछ होगा तो आपको पैसे मिलेगा, तो बदले में कुछ मिल रहा है। अब एक ग्रेजुएशन प्रॉमिस। ग्रेजुएशन प्रॉमिस क्या हो गया, जैसे आप जो है गिफ्ट के लिए बोल दिए कि तुम पास करोगे तो मैं तुम्हें इतना रुपये का ये बाइक दिला दूंगा, तो वो हो गया इस ग्रेजुएशन प्रॉमिस में। अब बेस्ड ऑन नेचर, नेचर में क्या है, कॉन्टीजेंट हो गया। कॉन्टीजेंट मतलब वही हुआ कि आकस्मिक, मतलब उसका भी पता नहीं, जब होगा तब मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस, ये होगा तो मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी क्या हो गया कि अगर आपने कुछ हुआ, उसका लॉस हुआ, तो उस लॉस को कैसे भरना है उसको इसमें डिफाइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी। ये बेसिकली लॉस पे ही काम करता है, जो फाइनेंशियल लॉस होता है उस पर। मान लो इंश्योरेंस में कुछ हुआ, और इंश्योरेंस में अब गाड़ी ठुक गया, ठीक है, लेट सपोज, तो इंश्योरेंस क्लेम की रहे हो तो वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि वो लॉस हुआ है आपका, तो लॉस कैसे मुआवजा मिलेगा उसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, जो गारंटी बनता है, जैसे मैंने घर लिया, लोन लिया, अब लोन नहीं चुका पाया तो मैंने अपना एक गारंटी रखा था पेरेंट्स को, तो वो आएगा आपके पेरेंट्स से पैसे लेने, वो गारंटी की बात। बेलमेंट हो गया। बेलमेंट वही हुआ कि आपने एक मैकेनिक को अपना बाइक दिया सर्विस करने, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो सही करके आपको ही लौटाएगा, ऐसा नहीं कि वो किसी और को बेच के निकल जाए, तो आप जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे भी लॉ लग गया। ठीक है, एजेंसी हो गया कि आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो उस पर भी वो लॉ लगेगा, क्योंकि आपके बिहाफ में वो कर रहा है, तो वो करेगा, लेकिन आप पे अगर वो एजेंसी कुछ भी गलत करता है तो भी लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा, तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट में आएगा एजेंसी। ठीक है, तो है सब कुछ जितना है वो सब कुछ इतने के अंदर ही है। जितना डिटेल्स में अच्छे से पढ़ सकते हो उतना समझ सकते हो, जितना इसके सिनेरियो समझोगे कि किसमें क्या वर्ड है, किसमें क्या वर्डेबल है। ठीक है, और भी कुछ कुछ देखते हैं। जैसे सेक्शन 2H में क्या डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, सेक्शन 10 में क्या डिफाइंड है, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 25 में क्या है, कंसिडरेशन रूल, क्या क्या कंसिडरेशन हो सकते हैं। सेक्शन 15 से 18 है कोर्जियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसइंटरप्रेटेशन। ये सारी चीज़ें जो होती है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, ये कहाँ पे आपको आएगा काम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि किसी ने जोर ज़बरदस्ती करके आपसे साइन करवा लिया, वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, ठीक है, क्योंकि आपने साइन किया। बट उसमें जो आपको गलत चीज़ें लग गई, जैसे ये लग गया, ज़बरदस्ती कराया, या आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर कर लिए, या फ्रॉड कर दिए, या मेरे से, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ बट उसमें इलीगल, एक तरफा इलीगल, एक फ्रॉड किसी एक की तरफ हुआ तो वो इलीगल हो जाता है, तो उसको हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें अगर इसमें हो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जिसमें नहीं होगा वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा है इसमें डिफाइंड, वो क्या क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, किसी किसी ने ऑफर किया होगा, फिर सामने वाला एक्सेप्ट किया होगा, ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब उसमें
ऑप्शन होना चाहिए कि कोई कानून के पास जा सकता है हेल्प के लिए। अगर वो नहीं है, और लॉफुल कंट्रेक्शन में ये भी आ जाएगा कि जो चीज़ लीगली अलाउड है। अब ये नहीं कि आप जो है ड्रग्स के लिए आप डील कर लिए कि तुम मुझे 10 करोड़ का ड्रग्स दोगे, एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आएगा, तो वो आपका और इलीगल ये आ जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर उस तरह का काम करते हो। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब प्रॉपर जो तरीके से होती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, इलीगल चीज़ इसमें नहीं आना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब बिना जोर ज़बरदस्ती का आपका कॉन्ट्रैक्ट बना होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब योग्य पार्टीज होना चाहिए। योग्य मतलब कि जो साउंड माइंडेड हो, मतलब कोई पागल वागल नहीं हो कि कुछ भी लिखा दिए किसी से, कुछ भी पागल से। तो प्रॉपर इंसान को समझ समझ वाला इंसान होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट वही होना चाहिए कि इलीगल चीज़ें कुछ भी नहीं आनी चाहिए। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, और वो वाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो वाइड हो गया तो फिर तो वैलिड होगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा ही यही हो गया। अब आते हैं बेस्ड ऑन द। हाँ, अगर आप एग्जाम्पल में देखना है, ठीक है, तो जैसे एक्सप्रेस का एग्जाम्पल जो सेक्शन 9 में डिफाइंड है, जैसे रिटन रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट लिए हो आप, तो दोनों पार्टी साइन करता है, तो वो एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड में अगर है, तो इम्प्लाइड में कोडिंग के पास, तो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हम फेयर पे करेंगे। क्वैसी मिस्टेकन डिलीवरी मस्ट बी रिटर्न। मान लो आपको गलती से कुछ सामान आ गया किसी का, तो आपका फर्ज बनता है कि वो रिटर्न करना। क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट आईटी और आईसी एक्ट के अंदर आई एग्री ऑनलाइन जो होता है एक्सेप्ट का। बात करते हैं बेस्ड ऑन वैलिडिटी। तो वैलिड तब होगा जब सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल पॉइंट्स अगर कवर करता है, तो और प्लस फुल्ली इन्फोर्सेबल हो जाएगा। वाइड कब होगा? जो नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब आप उसके लिए फिर हेल्प नहीं ले सकते कानून का, जैसे वो वाइड हो जाएगा। वाइडेबल क्या हो गया कि एक तरफ जो है इन्फोर्सेबल होगा और एक तरफ नहीं होगा। जैसे फ्रॉड हो गया, किसी ने ज़बरदस्ती करा रखा है, ठीक है। और वाइड में कब होगा? जैसे कोई एक मर गया, या फिर एक पार्टी मर गया, या फिर जो है किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ऐसा कुछ होगा, मान लो वो चीज़ है ही नहीं। अब कैसे था कि पहले कुछ लेट सपोज कि पहले के ज़माने में कुछ चलता था और उस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, और वो ज़माना ही चेंज हो गया, वो अब चलता ही नहीं, तो वो वैलिड ही नहीं रहा, तो वाइड हो जाएगा। तो अगर इलीगल इलीगली कुछ नहीं है तो वो वाइड होता है, अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत है तो। अगर फोर्सफुली या कुछ ज़बरदस्ती कराया हुआ होता है, या फ्रॉड या कुछ होता है, तो वाइडेबल हो जाता है। और फुल्ली इलीगल चीज़ पे काम होता है, तो वो फिर इलीगल के अंदर आता है। और अनफोर्सेबल वही टेक्निकल डिफेक्ट कुछ भी चीज़ें हो तो अनफोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्री कंसेंट में क्या क्या है। फ्री कंसेंट में जो हमारा होता है, जिस जो हमारा वाइडेबल करता है, देखो ये सारा चीज़ वाइडेबल वाइडेबल मतलब अगर कोर्सियन है जो भी है, तो इसका मतलब होता है ज़ोर ज़बरदस्ती से करना। ज़ोर ज़बरदस्ती से क्या है? अवॉइडेबल। किसी का इन्फ्लुएंस और बहकावे में आके कर रहे हैं, अवॉइडेबल। फ्रॉड है, अवॉइडेबल। मिसइंटरप्रिटेशन है, अवॉइडेबल। मिस्टेक से किए हो तो वाइड हो जाएगा, मतलब गलती से अब अनजान बन गया। तो मिस्टेक में दो है, मिस्टेक बाय लॉ और मिस्टेक बाय फैक्ट। तो मिस्टेक बाय लॉ अगर कर रहे हो तब तो वो वाइड नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप हम मिस्टेक बाय फैक्ट कर रहे हो तो वाइड हो जाएगा, मतलब आपको पता नहीं था और गलती से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वाइड हो जाएगा। अब बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड में कंप्लीटेड कैश परचेज, ठीक है। एग्जीक्यूटरी में जैसे कैश परचेज में लैपटॉप का उदाहरण है कि दोनों पार्टी ने दे दिया, कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूटरी में मतलब पेंडिंग है। फर्नीचर टू ऑनलाइन जैसे सामान खरीदते हो आप, पहले पे कर देते हो, सामान आना बाकी होता है, तो एग्जीक्यूटरी मोड में रहता है। यूनिलेटरल वन साइडेड, जैसे रिवार्ड फॉर द लॉस्ट डॉग हमने बताया था। पर बायलैटरल हो गया, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों तरफ से जो म्यूचुअल प्रोमिसेस होते हैं। अब आते हैं बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन जनरल रूल, नो कंसिडरेशन वाइड। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब कोई किसी भी चीज़ सामान या फिर किसी भी चीज़ का आदान प्रदान नहीं है, तो वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शंस, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है इसमें कंसिडरेशन में, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिटन एंड रजिस्टर्ड। अगर कोई ये तो अगर मतलब
मौखिक होता है, लेकिन अगर वो लिखा हुआ है तो फिर आपका वाइड नहीं होगा, ठीक है। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, ठीक है, प्रॉमिस टू पे, टाइम बेडेड डेब्ट, अगर ये तीन चीज़ कंडीशन है तो वो वाइड नहीं कहलाएगा, इवन इसमें कंसिडरेशन हो या ना हो, ठीक है। अभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा सेक्शन जो 124 से लेके 182 तक जो दिखा रहा है इसमें ये, तो स्टार्ट यहाँ से हो जाता है सेक्शन 31 में, जो कि कॉन्टीजेंट होता है। कॉन्टीजेंट मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब नहीं, मतलब एग्जाम्पल में इंश्योरेंस पॉलिसी जो कुछ होगा तो वो मिलेगा। आइडेंटिटी में जैसे देखो इंश्योरेंस हुआ, फायर लग गया, आग लग गया, तब उसको कैसे मुआवजा मिलेगा वो इसमें लिखा हुआ है। गारंटी, लोन गारंटियर हो गया। बेलमेंट, गिविंग कार फॉर रिपेयर। एजेंसी, ब्रोकर सेलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं मेमोरी शॉर्टकट फॉर हेल्पफुल। हाँ, तो ये है इसेंशियल, जो कि सेक्शन 10 के थे कि क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए। तो ऑफर होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फॉर्म इफ रिक्वायर्ड, नॉट वाइड, वाइड नहीं होना चाहिए। अब आते हैं डिफरेंस में वाइड, वाइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें आते हैं, इसमें क्या मीनिंग, वाइड मतलब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग और बिकम्स वाइड लेटर, मतलब स्टार्टिंग से या तो नॉन इन्फोर्सेबल हो या फिर बाद में जाके वाइड हो जाता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, मतलब एक पार्टी जो है जाके कोर्ट में जा सकता है, दूसरा पार्टी नहीं जा सकता, तो वो वाइडेबल हो गया। जैसे फ्रॉड हो गया ये सब, तो वो क्या ही पक्ष करेगा, फ्रॉड ये फॉरबिडन बाय लॉ या पनिशेबल, पनिश्ड है तो वो इलीगल के अंदर आ गया, मतलब जैसे लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, जैसे ड्रग बेच रहा है, मर्डर कर रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो इलीगल में आ जाएगा। कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो इन सारे सेक्शन में 11, 20, 56 में ये सारा डिफाइंड है, और इससे रिलेटेड जो भी है इसमें है, और इसमें इलीगल का है। इन्फोर्सेबिलिटी की बात करें तो कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय बोथ अदर पार्टी, मतलब आप कानून के पास जा नहीं सकते हो, कानून का हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि ये वाइड है, दोनों तरफ से कोई नहीं जा सकता। अगर इसमें क्या है, वाइडेबल में है कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो जा सकता है, और इसमें तो दोनों नहीं जा सकता, ठीक है। अगर जाएगा तो उसी समय इस पर क्रिमिनल लॉ लग जाएगा, ठीक है। अब कोलेट्रल ट्रांजेक्शन्स वैलिड है। कोलेट्रल ट्रांजेक्शन मतलब दोनों तरफा का ट्रांजेक्शन वैलिड है। ये है वैलिड अंटिल इंस्टेंट, मतलब एक तरफा हो सकता है, और ये तो वाइड ही है। पनिशमेंट, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं वाइड में, नो पनिशमेंट, इसमें इन्वॉल्व पेनल्टी हो सकता है क्योंकि इलीगल काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं की डिफरेंस फॉर एग्जाम्स। एग्जाम के बिहार पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखने के लिए। वाइड मतलब नो लीगल इफेक्ट, वाइडेबल मतलब वैलिड अंटिल कैंसिल्ड, जब तक कैंसिल नहीं होता है वो वाइडेबल हो जाता है। इलीगल मतलब फॉरबिडन हो या फिर पनिशेबल या फिर कोलेटरल वाइड। अब आते हैं कि एक कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एग्रीमेंट विथ माइनर, किसी माइनर के साथ आप एग्रीमेंट किए हो तो वो वाइड हो जाता है क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर ट्रीट वाइडेबल हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, दबाव में आके या फ्रॉड में करने से वाइडेबल हो जाता है। एग्रीमेंट टू ब्राइब ऑफिशियल इलीगल, ठीक है, ये घूस वाली चीज़ें हैं तो ये इलीगल हो गया। वेगरिंग एग्रीमेंट वाइड, नॉट लीगली, ठीक है, तो ये वाइड हो जाएगा और ये इलीगल नहीं है। ये एग्रीइंग एग्रीमेंट हो गया आपका, जैसे दाव लगा रहे हो घोड़े पे या किसी पे, घुड़सवारी हो रहा है, रेस हो रहा है, एक सपोज कि कोई भी जीत सकता है दोनों में से, तो वो वाइड है, आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते इन चीज़ों के लिए क्योंकि इसमें कोई एक ही जीतेगा या टाइप हो सकता है, लेकिन वो इलीगल भी नहीं है क्योंकि आप घोड़े का सवारी पे लोग पैसे लगते ही हैं, या फिर जो भी कुछ गेम जैसा हो या उस टाइप से। अब है इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट केसेस, जो हमारे केसेस हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं और उसमें क्या क्या हुआ था वो सारे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो हमने मार्क किया हुआ है इस तरह से, बोल्ड बोल्ड में, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है हमारा है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड को, जो कि 1893 में हुआ था यूके में। इसमें क्या हुआ था लीगली, बेसिकली
एडवर्टीजमेंट कैन बी ए वैलिड ऑफर रिगार्ड केस। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इसने एक एडवर्टीजमेंट डाला था कंपनी ने, और बाद में देने से मुकर गया था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देना पड़ेगा, ये यूनिलेटरल के अंदर आता है, क्योंकि इसमें इसने एडवर्टीजमेंट डाला, सामने वाला वैसे तो कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है, बट जो उस अवार्ड एडवर्टीजमेंट के अंदर जो रूल्स या जो भी पॉइंट्स अगर वो फुलफिल करके क्लेम मारता है, तो फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में हिसाब से उसे रिवार्ड देना पड़ेगा। अवेल लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, नॉलेज ऑफ ऑफर एसेंशियल फॉर एक्सेप्टेंस। इसमें जो एक कहानी था ये था हमारा कि ये जो गौरी दत्त है इसका कुत्ता खो गया था, और इसने एडवर्टीजमेंट चलाया कि हम जो है इतना रुपया देंगे जिसको ये डॉग मिलेगा। बट वो ऑफ़र चलाने से पहले और लगाने से पहले जो है नौकर निकल के बाहर जा चुका था, घूम मतलब ढूंढ रहा था। जब वो घर आया वापस आया तो उसने कुत्ता लौटाया नौकर ने ढूंढ के, और चला गया। उस समय तक उसे ऑफ़र का पता नहीं था। बाहर वो गया, एक दो दिन बाद उसे पता चला कि कहीं पोस्टर देखा कि इसने तो डॉग के लिए इसने ऑफ़र लगा रखे थे, मैं तो अ, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो वो वापस गया और उससे ऑफ़र मांगने लगा। तो उसने कहा कि भाई जब तुम ढूंढ रहे थे तुम्हें तो मैंने कुछ बोला ही नहीं कि तुम्हें इतना रुपया दूंगी, तो वो फिर मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। तो वो कोर्ट में बात गया और कोर्ट ने बोला कि जो है आपने तो एक्सेप्ट किया नहीं, आपको ना ही नॉलेज था उस ऑफर का, तो ये आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। और ये बेसिकली यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बेसिकली इसी के अंदर आता है यूनिट। और उस सिमिलर ये चिनाया वर्सेस रमाया कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी विथ कंसिडरेशन। इसमें क्या था कि जो है दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, और एक तीसरे को उसे कुछ पैसे देने थे हर महीना या जो भी है, तो वो उसने देने से मना कर दिया। वो लीज पे था या जो भी है, तो उसमें जो है विथ कंसिडरेशंस आ गया, मतलब कि अगर वो थर्ड पार्टी भी है तो भी उसे आपको मानना पड़ेगा, उसी के अंदर कंसिडर होगा। ठीक है। और ये सारे केसेस हैं केदारनाथ गौरी, ये सारा कुछ है इसमें। जैसे ग्रेचुअस एक्सेप्शन है, वाइडेबल हो गया इसमें, इसमें वाइडेबल, इसमें वाइड है। ये भी केस इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वाइड हुआ। फ्रस्ट्रेशन अप्लाइज, फ्रस्ट्रेशन तब होता है ना जब जैसे कुछ है ही नहीं सामान, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने समय था बट बाद में गायब है, वो चीज़ उस पर कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। जो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता उसको वाइड करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में होता है। बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, सिक्योरिटी लायबिलिटी कोएक्सिस्टेंस गारंटी, ये गारंटी वाला इशूज है इसमें, बैंक का है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना होता है और समझना होता है बेसिकली कि इसके अंदर क्या था, किस कारण से इसे वाइडेबल कहा गया। बेसिकली ये वाइडेबल, ये इसका रिजल्ट है कि ये वाइड कर दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट को ये वाइड कर दिया। इन लोगों ने कोर्ट के पास गया। अब ये डॉक्टर एंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन जहाँ भी होगा वो वाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। अब आते हैं हाई प्रायोरिटी सेक्शन फॉर एग्जाम। अगर एग्जाम से रिलेटेड आप जो भी पढ़ना है तो सेक्शन 10 में माइनर में फ्री कंसेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या क्या है, उसके बाद कंसिडरेशंस में क्या क्या होता है, कंटीजेंट क्या है, फ्रस्ट्रेशंस क्या है, डैमेजेस क्या है। ठीक है। गारंटी क्या है, पेमेंट क्या है, एजेंसी क्या है, कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी। माइनर्स एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वाइड हो जाएगा, एग्रीमेंट विथ एलियन इन एनी ड्यूरिंग वार वाइड हो जाएगा, फ्री कंसेंट कोर्सियन वाइडेबल हो जाएगा दबाव से, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाइडेबल है, फ्रॉड मिसइंटरप्रिटेशन वाइड, बायलैटरल मिस्टेक अगर हो रहा है तो भी वाइड हो जाएगा, दोनों तरफ से अगर मिस्टेक हो गया है तो। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ नॉट वाइड, बट अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होगा तो जो ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहा जाएगा, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमेशा वाइड हो जाएगा अगर दोनों तरफ का होता है तो बायलैटरल में। ठीक है। अगर कंसिडरेशन में नो कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो वाइड हो जाएगा। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज है तो वैलिड एक्सेप्शन होगा। प्रॉमिस टू पे, ये पास्ट वॉलेंट्री सर्विस था उसके अंदर नो कंसिडरेशन। प्रॉमिस टू पे टाइम वेयर डेप्ट राइटिंग वैलिड होगा। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्वीट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यस।
ऑब्जेक्ट एंड लीगलिटी, एग्रीमेंट टू ब्राइब इलीगल होगा, एग्रीमेंट टू इमोरल पर्पस वाइड होगा, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाइड होगा, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज वाइड, रिस्ट्रेनिंग ट्रेड वाइड, रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग वाइड, अनसर्टेन एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, वेगरिंग एंड कंटीजेंट, वेगरिंग एग्रीमेंट वाइड होता है, कोलेट्रल ऑफ टू वेजर, तो ये वैलिड होगा सम स्टेट्स में, एक्सेप्शन होगा ये, ठीक है, दाव जो हम लगाते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट वाइड हो जाएगा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट वैलिड होगा, जैसे इंश्योरेंस हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट जैसे आपने इंश्योरेंस लिया बाइक का और बाइक है ही नहीं, या फिर जो भी है, घर है घर रहा ही नहीं, तो उस टाइप से कुछ। उसके बाद है परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज, टाइम इजिशेंस एंड डिले अकर्स वाइडेबल, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाइड, इम्पॉसिबल जो भी चीज़ें होंगी वाइड हो जाएगा, नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, रिमिशन प्रॉमिस मेड डिस्पेंस परफॉर्मेंस, मटेरियल ऑल्ट्रेशन डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा और उसने कुछ इलीगल मतलब जो भी है नहीं फुलफिल किया हो कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच एंड रेमेडीज में क्या होता है, डैमेजेस सेक्शन 373 में डिफाइन है, पेनल्टी कॉज रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा और रिसीजन कंपनसेशन अलाउड, ठीक है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी सप्लाई टू माइनर reimbursable फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड्स सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक बेली, मनी पेड बाय मिस्टेक रिकवरेबल, ये बाय मिस्टेक वाला जो होता है वो रिकवरेबल होगा, मतलब लौटाना जरूरी है, आइडेंटिटी एंड गारंटी श्योरिटी लायबिलिटी कोएक्सिस्टेंस, जैसे आपने गारंटी दिया कि मैं लोन चुका दूंगा अगर ये नहीं चुकाएगा, वेरिएंस इन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटी कंसेंट श्योरिटी डिस्चार्ज, लॉस विदाउट एक्चुअल डैमेज आइडेंटिटी रिकवरेबल, ठीक है। अब आते हैं बेलमेंट एंड एजेंसी, बेलमेंट विदाउट रिवार्ड ग्रेजुएशन बेलमेंट, बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर ड्यूटी, pledged by mercantile agent, valid if it is in ordinary course, agent exceeding authorized principal bound to extent authorized, ये एजेंट वाले केस में, डेथ ऑफ प्रिंसिपल एजेंसी टर्मिनेटेड। अब आते हैं कुछ ऐसे ही देखते हैं क्या क्या है इसमें, यह चैप्टर 1 का एक डायग्राम जैसा है कि पहले डिफिनेशन है, फिर प्रपोजल्स होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट फिर इन्फोर्सिबिलिटी अगर डल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जो सेक्शन 2H में डिफाइंड है, फिर एक कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ये हमारे इसमें सेक्शन 3 से 9 में डिफाइंड है। अब आते हैं इसेंशियल्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या थे हमारे, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली वाइड होना चाहिए, ठीक है। फ्री कंसेंट ब्रेकडाउन में आपका था कोर्सियन दबाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस इंटरप्रेशन, मिस्टेक, ये हमारा फ्री कंसेंट्रेशन में आता है, फ्री कंसेंट में आता है। इफ कंसेंट नॉट फ्री वाइडेबल हो जाएगा, इफ बायलैटरल मिस्टेक वाइड हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड अपॉन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जैसे इंश्योरेंस का बताया था, इवेंट हैपेंस तो इन्फोर्सेबल होगा, इवेंट इम्पॉसिबल अगर हो गया तो वो वाइड हो जाएगा, जैसे एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्म बाय प्रोमिसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, टाइम एंड प्लेस रूल्स, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, फेल्यूर टू परफॉर्म ऑन टाइम, देन इम्पॉसिबिलिटी, तो अगर उसमें ये आएगा डिस्चार्ज होगा तो परफॉर्मेंस, नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्ट्रेशन एंड रिमिशन। इम्पॉर्टेंट है इसमें सेक्शन 56 जो फ्रस्ट्रेशन डॉक्ट्राइन कि अगर वो है ही नहीं वो तो वो वाइडेबल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी जहाँ पे आएगा वो वाइड हो जाएगा, ठीक है।
रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो गया, अगर फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम हो गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गया, अगर इम्पॉसिबिलिटी जो भी चीज़ें हो जाएगी तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट बट बेनिफिट रिसीव्ड। जैसे मिस्टेकनली आपके पास कुछ पैसे आ गए तो उसको आप किसी को लौटाना होगा। आपके पास कुछ सामान किसी ने डिलीवर कर दिया गलती से तो वो आपको उसको सही आदमी को लौटाना होगा। लॉ इम्पोजेस ऑब्लाइजेशन, कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड। जैसे प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। ब्रीच एंड डैमेज, ब्रीच अगर्स कंपेंसेशन मिलेगा, पेनल्टी या लिक्विडेट डैमेजेस, रिसीजन compensation मिलेगा। only reasonable compensation allowed। identity and guarantee, two parties loss protection, guarantee three parties surety और liability। इसमें guarantee आ जाएगा, थ्री पार्टीज मतलब दो ओरिजिनल होगा, एक श्योरिटी जो होगा उसको हम गारंटी कहेंगे। श्योरिटी लायबिलिटी को एक्सिस्टेंस होगा, सेक्शन 128 में होगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 138(3) से 139 के बीच में डिफाइंड है। बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। पर्पस रिटर्न ऑफ गुड्स, डेली ड्यूटी होगा। प्लेज इक्वल टू बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी। प्लेज मतलब आपको गिरवी रख रहे हो और आपको ये सामान लौटाना है फॉर सिक्योरिटी रीजन से, अगर किसी ने आपके पास रखा है तो। एजेंसी में क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, एजेंट होगा। एजेंट उस एक्ट ऑफ बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल करेगा, प्रिंसिपल बाउंड होगा कोई भी चीज़ अगर गलत करता है एजेंट, और रेटिफिकेशन होगा, उसका टर्मिनेशन होगा। फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट होगा, वैलिडिटी होगा, कंटीजेंट होगा, फिर परफॉर्मेंस होगा उसका, फिर डिस्चार्ज होगा चीज़ों का, फिर ब्रीच हो सकता है, फिर डैमेजेस हो सकता है, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ला सकता है उसके बीच में, आइडेंटिटी गारंटी बेलमेंट एजेंसी। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का जब भी बात होगा तो उसमें आइडेंटिटी होगा, मतलब मुआवजा मिलेगा जो भी लॉस होगा उसका। गारंटी मतलब जो भी किसी ने श्योर लिया है गारंटी है। बेलमेंट मतलब सामान लौटाना होगा। एजेंसी मतलब जो आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसके यहाँ पे जो भी है इन्फोर्समेंट सेम चीज़ें हैं जो हम अभी बात कर रहे थे, वही सारी चीज़ें। कोर्सियन का यहाँ है, सेक्शन सारे डिफाइन किए हुए हैं। कोर्सियन सेक्शन 15, नो फ्री कंसेंट वाइडेबल, सेम वही चीज़ है। डिपेंड्स ऑन अनसर्टेन फ्यूचर, अगर पे काम कर रहा है तो कंटिजेंट कहलाते हैं। इवेंट इम्पॉसिबल अगर होते ही वाइड हो जाएगा। और ये परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज पे है। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, टाइम एंड प्लेस, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, फेल्यूर ऑन टाइम तो इम्पॉसिबिलिटी होगा। डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो ये वाइड हो जाएगा। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय मिस्टेक आपके पास कुछ आ गया तो ये बाय मिस्टेक वाली चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ब्रीचेज एंड डैमेजेस हो गया, ये सारा कुछ है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिटी है होगा, गारंटीज इतना से इतना, बेलमेंट सेक्शन 148 है। डिलीवरी ऑफ गुड्स रिटर्न आफ्टर पर्पस, ये हमारा बेलमेंट में आता है। प्लेज हो गया, बेलमेंट एज सिक्योरिटी। गारंटी मतलब थ्री पार्टीज श्योरिटी लायबिलिटी को एग्जिस्टेंस, टू पार्टीज लॉस प्रोटेक्शन को हम आइडेंटिटी करते हैं, ठीक है। एजेंट एक्ट्स फॉर प्रिंसिपल, रेटिफिकेशन या टर्मिनेशन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस इतना ही है, और लगभग एक एक चीज़ जो मैंने बता ही दिया है ऑलमोस्ट, इसका क्या मतलब बनता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें यही है। क्वेश्चन बस इतना इनके अंदर ही आता है कि मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाइड, वैलिड और वाइडेबल, इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ऐसा हुआ तो ये क्या होगा, वाइड होगा, वैलिड होगा, या इलीगल होगा, या वाइडेबल होगा। तो यही चार चीज़ों के ऊपर सारा कहानी घूमता है। और कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किस किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वो सारा चीज़ इसमें है। सिंपल सा है, बस इतना इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इसमें से एसेंशियल क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक बहुत वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाइड हो जाता है। फ्री कंसेंट के अगर नहीं के साथ अगर नहीं बनाते तो ये वाइडेबल होगा, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो वो इलीगल हो जाएगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो वाइड हो जाएगा। कंटीजेंट नहीं होगा
कंटीजेंट में क्या है, दो तरह का होगा। इस या तो कंटीजेंट जो है वैलिड होगा, या फिर अगर वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया तो फिर वो वाइड हो जाएगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे डिफाइंड है। उसके जो डैमेजेस होंगे तो उसके क्या रेमेडी और कैसे उसको कंपेंसेशन मिलेगा, उसका वो है। गारंटी में ये हो गया, जैसे लोन लिया, लोन के ऊपर हमने थर्ड 31,000 में मेरे गारंटी बन गया, तो लायबल हो गया इन चीज़ों के लिए अगर मैं नहीं दे पाया। बेलमेंट में क्या हो गया कि बेलमेंट में सामान जो हमने किसी को दिया तो उसका अधिकार है कि वो लौटाएगा हमारे को। और उसी में एक जो बेलमेंट है सिक्योरिटी, मतलब कि मैंने किसी को सिक्योरिटी के लिए सामान दे रखा है, गिरवी रखा है, जैसे कि मैंने सोना का ये दे दिया ताकि मुझे 1,000 रुपया मिल जाए, तो वो मैंने सामान है जो सिक्योरिटी में दिया हुआ है आपको, गिरवी रखा है, वो बेलमेंट अगेंस्ट सिक्योरिटी हो जाता है, तो वो फिर बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी में आ जाएगा, तो वो हम प्लेज में कर लेते हैं। तो प्लेज में उसके रिलेटेड सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। अब ये एजेंसी हो गया, तो एजेंसी में भी आपके कंडीशन, मतलब बेसिकली सिनेरियोज हमें देखने होते हैं कि ये एजेंसी है और एक प्रिंसिपल है, उसने ऐसा हुआ, एजेंसी ने कुछ गलती किया, तो क्या प्रिंसिपल पे क्या क्या बात आएगी, क्या प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा, या फिर अगर प्रिंसिपल मर गया तो क्या एजेंसी एक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें देखना है। तो बेसिकली जो जजमेंट होता है वो इन्हीं चीज़ों पे होता है, वाइडेबल वाइडेबल, इलीगल, क्वैसी, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, ठीक है। तो उनके रिलेटेड ये सारे आपको पढ़ने हैं, जो केसेस ऑलरेडी केसेस हो रखे हैं एग्जाम्पल में, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि और ये किस टाइप का यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल अगर होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको देना ही देना होगा, चाहे आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें देखने कवर करने होते हैं। सारा सेक्शंस वाइज हमारा को आपको पढ़ना होगा, अपना डिटेल्स में एक एक चीज़ पढ़ सकते हो। वैसे आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या क्या बताया हूँ, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसके कितने टाइप्स हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट और अपना डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि नहीं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और कॉन्टिजेंट क्या होता है, ग्रेचुअस क्या होता है, कोएर्सिन क्या होता है, किस टाइप में क्या कहलाते हैं, वो सारा चीज़ें। ये सेल्स ऑफ गुड हट चुका है, सेक्शन 4 चैप्टर 4 जो हमारा था, इसके अगेंस्ट में हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बन चुका है 1930 में। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा अभी, रिपीट करा देते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एक्ट नंबर 9 था उस साल का, 1872 में जो पास हुआ था, ये बन के तैयार हुआ था 25 अप्रैल को 1872 में, और इसे इफेक्ट में लाया गया 1 सितंबर 1872 में। और इसमें जो मेन मेन रह गए हैं वो सेक्शन 1 से 75 रहा है, और सेक्शन 124 से 238 रहा है, ठीक है। बाकी बीच के जो है वो हट के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बन, मतलब दूसरे एक्ट बन गए, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें होती है, ऑफर करोगे, एक्सेप्ट होगा, प्रॉमिस बन जाएगा, अगर दोनों तरफ का एक्सेप्टेंस है तो फिर हम उसको एक एग्रीमेंट कहते हैं, और एग्रीमेंट में अगर क्रेडिबिलिटी है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्रेडिबिलिटी मतलब पैसे का लेन देन या जो भी एक कोई चीज़ होना चाहिए लेन देन में, ठीक है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 के सारे इसेंशियल टॉपिक्स अगर पॉइंट्स आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो पॉइंट्स क्या क्या है जो सेक्शन 10 में डिफाइंड है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो इसेंशियल होते हैं। वो है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। वाइड नहीं होगा तो उसे हम वैलिड कहेंगे, और वाइड हो गया तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बाकी और आप डिटेल्स में अपना बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें दें हैं, ये केसेस आप सारा एक एक करके पढ़ सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कब होता है, कंटीजेंट कब होता है,
कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट कहेंगे, कंसिडरेशन में क्या क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट में क्या क्या होना चाहिए, माइनर है तो कैसे बिहेव करेगा एक कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल टॉपिक्स क्या हैं, गारंटी में क्या है, गारंटी पे गारंटी के केसेस देखने होंगे कि ये गारंटी बनता है तो क्या मिलता है, क्या सजा है, क्या है, वो है सारी चीज़ें। ठीक है, वाई डबल वाइड ये सारा चीज़ें सिनेरियोज है, मिस्टेक बाय इंडियन लॉ अगर करते हो तो नॉट वाइड होगा, और मिस्टेक बाय फॉरेन लॉ करते हो तो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, और मिस्टेक ऑफ बायलैटरल फैक्ट होगा तो वो वाइड हो जाएगा, फ्रॉड होगा वाइडेबल होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा वाइड होगा, कोर्सन होगा वाइड होगा, नो कंसिडरेशन वाइड, बाकी इन तीन को छोड़ के। एग्रीमेंट ब्राइब इलीगल होगा, इमोरल पर्पस, पब्लिक पॉलिसी वाइड हो जाएगा, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज वाइड वाइड हो जाएगा सारी चीज़ें। तो ये नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ, इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसके सिंपल चार्ज हैं, इस डॉक्यूमेंट को और ये नोट्स को मैं भेज दूँगा आपको। 100 रुपये के सिंपल चार्जेस हैं इसके। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ये नोट्स आपको दे दूँगा, बस ये नोट्स पढ़ के जाओ, आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ नहीं है, और इसके बाहर जो भी है वो आपका नॉलेज है कि आप कितना इसका केसेस पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि मल्टीपल जो सवाल्स आते हैं वो आते हैं कि कौन सा वाइड है कौन वाइड नहीं है। अब जितने सिनेरियोज आप इस तरह का कवर करोगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जैसे यहाँ पे सॉरी वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होगा, वेजरिंग एग्रीमेंट कब होगा तो वाइड होगा कि नहीं होगा, तो इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी ये सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसी सारे नोट्स बने हुए हैं, इससे बाहर कुछ आता नहीं है, जो है इसी के अंदर होगा। बाकी मेन जो आपको पढ़ना होगा वो ये सारे इसके डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ तो शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इसमें क्या हुआ था, मेन क्या हुआ था और क्या उसको कंसिडर किया गया, और दूसरा जो आपका एक एक करके आप बेयर आर्टिकल जो भी है, बेयर एक्ट जो भी है, उनका इस सेक्शन वाइज आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, बट डिटेल्स में आप वहाँ जाके पढ़ोगे। बाकी ये नोट्स ले सकते हो आप, इसमें सब कुछ डिफाइंड है, एक एक चीज़। तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। मोबाइल नंबर है 8745891014। पे आप लिखोगे हाय आई नीड इंडियन कॉन्ट्रैक्टर नोट्स, ये 100 रुपये के है बेसिक चार्ज। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। दूसरे एक्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी, तब तक आप इसको आप कंप्लीट करिए। और ये जो नोट्स बना हुआ है ये सब इसको कवर करता है आपका, अगर ये IB का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर अगर LLB का एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर का, तो उसमें भी ये दोनों के पर्पज़ से बना हुआ है।